हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो ये है कि एनएमसी के तरफ से इस बार और क्या क्या चेंजेस हमको देखने को मिल सकती है। काउंसलिंग जो अभी फिलहाल होल्ड पर है वो कब से स्टार्ट हो सकती है, उसे लेकर के हिमाचल प्रदेश ने जो नोटिफिकेशन पब्लिश किया उस नोटिफिकेशन में काउंसलिंग डिले को लेकर के क्या कहा गया है, और कर्नाटका स्टेट की काउंसलिंग की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसकी स्केड्यूल आई है और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो ऑफलाइन है। तो उसमें थोड़ी सी हम जानने की कोशिश करेंगे कि एनेक्सर 7 क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको लेकर के जाना है और हमें वहाँ से क्या मिलेगा, क्या रूल रहती है कर्नाटका में ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से भी एक इंडिकेशन मिलती है कि काउंसलिंग हमारी कब तक स्टार्ट हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों को समझने की, जानने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि इससे पहले क्या चीज़ें हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्नाटका की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है फॉर राउंड 1 काउंसलिंग, दैट इज कम्प्लीटली ऑफलाइन। ऑफलाइन कंडक्ट कराने के लिए जो स्केड्यूल है वो भी पब्लिश हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल अगर हम देखें तो कर्नाटका की ऑफिशियल वेबसाइट www.kea.kar.nic.in पर ये पब्लिश कर दी गई है। Now, according to this schedule, it is completely offline। ऑफलाइन होने वाली है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसमें क्या है, अलग अलग डेट्स दिए गए हैं और अलग अलग टाइम सेशन दिया गया है फॉर बंच ऑफ स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग डेट एंड टाइम दी गई है, सेशन दिया गया है। इन दैट पर्टिकुलर सेशन यू हैव टू बी देयर विद ऑल योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज फोटोकॉपीज। जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्लस फोटोकॉपीज लेकर के आपको उस टाइम में जो दिया गया टाइम स्लॉट है उस टाइम स्लॉट में आपको केईए की ऑफिस विच इज इन मालेश्वरम में, बैंगलोर में मालेश्वरम में केईए की ऑफिस है, वहां पे आपको प्रेजेंट होना है। विच एवर टाइम स्लॉट इज अलॉटेड टू यू, जो भी टाइम स्लॉट आपको दी गई है ना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपके फोटोकॉपीज को वेरीफाई किया जाएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी और वहां पे वो आपसे जो फोटोकॉपीज है, जो प्रिंट आउट है, उसे रख लिया जाएगा। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वापस कर दी जाएगी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको एक वेरिफिकेशन स्लिप दी जाएगी ना। ये जो वेरिफिकेशन स्लिप है दैट इज मैंडेटरी स्लिप, बहुत इंपॉर्टेंट स्लिप है, वो आपको अच्छे से रखनी है क्योंकि ये ही वेरिफिकेशन स्लिप की जो डिटेल्स होगी इसे आपको यूज करना होगा एट द टाइम ऑफ चॉइस फिलिंग। जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी तो आपको जो है इसमें वेरिफिकेशन स्लिप में जो डिटेल्स दी गई है इसी के बेसिस पे आपकी चॉइस फिलिंग ओपन होगी और आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे। नाउ अगर इस स्केड्यूल को देखें तो द स्केड्यूल इज गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम 7th। जो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 7th से स्टार्ट होने जा रही है फ्रॉम 9 AM ऑनवर्ड्स। और द लास्ट डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज 18th अक्टूबर का रखा गया है, राइट। तो वैसे तो जो टाइम स्लॉट आपको दी गई है आपको उसी टाइम स्लॉट उसी सेशन में आपको वहां पहुंचना है, बट इन केस किसी के साथ बहुत ज्यादा इमरजेंसी है और वो उस टाइम स्लॉट पे अगर वो नहीं पहुंच सकते हैं या किसी वजह से नहीं पहुंच पाते हैं तो कर्नाटका एक फैसिलिटी अवेल करती है कि आप लास्ट दिन, जो लास्ट डे होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, उस दिन सभी स्टूडेंट जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुई है वो वहां पे प्रेजेंट होकर के, अवेल होकर के वो अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो उनकी नहीं हो पाई थी किसी भी रीजन से, तो वो अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो अगर सबसे पहले तो आपको ट्राई ये करना है कि आप अपने टाइम स्लॉट पे ही वहां पे पहुंचो, बट इन केस आप वहां पे नहीं पहुंच पाते हो बिकॉज ऑफ एनी रीजन, कुछ भी रीजन हो सकती है, हो सकता है कुछ इमरजेंसी हो, कुछ भी हो, तो उस वजह से अगर आपकी वो मिस हो जाती है तो 18th विच इज द लास्ट डेट ऑफ ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन कर्नाटका, आपको 18th को वहां पहुंच के अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेनी है, वो हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये तो बात हो गई कर्नाटका की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर्नाटका की 18 तक है, दैट मीन्स जो चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी वो 18 के बाद ही स्टार्ट होगी। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कर्नाटका हमें ये हिंट दे रही है कि कर्नाटका की चॉइस फिलिंग जो है वो 18 से पहले स्टार्ट नहीं होने वाली है या 19 से पहले स्टार्ट नहीं होने वाली है। तो ऑब्वियसली एक इंडिकेशन है कि कब कर्नाटका की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो सकती है, मतलब काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकती है। अब आते हैं दूसरी नोटिफिकेशन पे विच इज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने कल ही एक नोटिफिकेशन पब्लिश की रिगार्डिंग द काउंसलिंग डिले को लेकर के। उनकी वेबसाइट पे आप चेक करोगे तो ऑफिशियल नोटिस पड़ी हुई है। उस नोटिफिकेशन में उन्होंने ये मेंशन किया है कि जो हिमाचल प्रदेश की काउंसलिंग है उसके डिले होने के पीछे का रीजन जो है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश एक्चुअली एमसीसी के नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। एक बार एमसीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अगर ग्रीन सिग्नल मिल जाती है और आगे जो क्लैरिटी है वो मिल जाती है, स्केड्यूल पब्लिश कर दी जाती है, तो फिर हिमाचल प्रदेश भी अपनी आगे की स्केड्यूल पब्लिश करेगी और आगे की काउंसलिंग स्टार्ट करेगी। दैट मीन्स कि हिमाचल प्रदेश अमंग्स ऑल द अदर स्टेट्स, अगर आपने कल की वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था कि तमिलनाडु और बाकी अदर 6 स्टेट्स जो हैं वो इस वजह से काउंसलिंग की आगे की स्केड्यूल पब्लिश नहीं कर रहे हैं क्योंकि दे आर एक्सपेक्टिंग टू गेट
द स्कोर्स ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की स्कोर्स जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें मिले, जिससे कि इन सर्विस कैंडिडेट्स को जो मार्क्स दिए जाते हैं 10%, 20%, 30%, जो भी उनके बेस्ड ऑन कितने ईयर की उन्होंने सर्विस की है उसके बेसिस पे इन सर्विस कैंडिडेट को मार्क्स दिए जाते हैं, तो वो मार्क्स वो नहीं दे पा रहे हैं और जिस वजह से उनकी मेरिट नहीं बन पाती है। और इस वजह से तमिलनाडु और जो दूसरे 6 स्टेट्स हैं उन्होंने अपनी काउंसलिंग को होल्ड पे रखा है। दे आर एक्सपेक्टिंग कि एक बार जो सुप्रीम कोर्ट में केस हुई है उसकी वर्डिक्ट है तो उसके बेसिस पे फिर फैसला लिया जाएगा और आगे की काउंसलिंग स्टार्ट की जाएगी। तो उन स्टेट्स के साथ साथ अब हिमाचल भी कहीं ना कहीं जो है अपनी काउंसलिंग को होल्ड कर चुकी है। उनका भी ये मानना है कि जब एमसीसी की तरफ से आगे की नोटिफिकेशन आएगी, फर्दर गाइडलाइंस आएगी, तो हम उसके बेसिस पे उसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हमें जो है वो वेबसाइट को विजिट नहीं करना है, वेबसाइट को चेक नहीं करना है, हमें रेगुलर वेबसाइट को चेक करते रहना है। ठीक है, इसके बाद की बात करें तो इस बार की क्या चेंजेस हो सकती है एनएमसी की तरफ से। नाउ क्योंकि मैंने आपको एक बात मैंने आपको बताया कि इस बार जो है स्टूडेंट्स के स्कोर पब्लिश नहीं किए गए। हालांकि अगर आप अपनी रैंक कार्ड देखोगे तो उसमें ऑब्वियसली करेक्ट रिस्पॉन्सेज एंड इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज जो है वो पब्लिश की गई है, उससे आप इंडिविजुअल स्कोर निकाल सकते हो। बट स्टेट्स को और काउंसलिंग अथॉरिटीज को क्या चाहिए, सभी स्टूडेंट के स्कोर चाहिए, जिससे कि वो कितने मार्क्स जो है उसमें ऐड करना है इंसेंटिव एज अ इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए, कितने मार्क्स उनको ऐड करना है, कितने 30% मार्क्स ऐड करनी होती है। और तो 30% मार्क्स अगर ऐड करेंगे तो किस स्कोर पे करेंगे, उसके बाद उनकी स्कोर क्या बनेगी और उस बेसिस पे उनकी मेरिट क्या बनेगी, ये जो है उनकी रैंकिंग क्या बनेगी, वो चीज़ फिगर आउट करनी है। और इसी वजह से स्टेट्स जो है अभी वो रुके हुए हैं। तो इस वजह से क्योंकि स्कोर इस बार पब्लिश नहीं की गई है तो देयर आर हाई चांसेस कि एनएमसी इस बार स्कोर पब्लिश नहीं करेगी और एनएमसी जो है इस रूल को चेंज करने वाली है। इससे पहले जो इन सर्विस कैंडिडेट को एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते थे वो अब से हो सकता है कि इन सर्विस कैंडिडेट को एक्स्ट्रा मार्क्स ना दिए जाए। एनएमसी का ये मानना है कि आप इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए कोटा रखो, मतलब नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व रखो। तो अगर क्योंकि अगर आप सीट्स रिजर्व रखते हो इन सर्विस कैंडिडेट के लिए तो ऑब्वियसली उसमें आपको मार्क्स की जरूरत नहीं है। और एनएमसी का भी यही कहना है कि जब आपको परसेंटाइल और आपको रैंकिंग दी गई है तो ऑब्वियसली आपको जो है स्कोर की जरूरत नहीं है। इस वजह से आप काउंसलिंग को स्टॉप करके आपने गलती की है। आप जो है उनके लिए कोटा रखो, सीट्स रखो एमडीएमएस में, रिजर्व सीट, और फिर वो सीट्स जो है उन सीट्स पे जो है उनकी अलॉटमेंट कराओ। तो ये प्रोसेस जो है वो चेंज होकर के इस बार आ सकती है। अभी तक हमने क्या देखा है कि स्टेट्स में जो सीट रिजर्व रहती है वो किसके लिए, वो कौन सी सीट रिजर्व रहती है, सिर्फ डीएनबी और एनबीए डिप्लोमा की जो स्टेट से काउंसलिंग होती है, स्टेट के काउंसलिंग से इन सर्विस कैंडिडेट के लिए सिर्फ डीएनबी और एनबीए डिप्लोमा की सीट रिजर्व रहती है। एमडीएमएस की सीट रिजर्व नहीं रहती है। ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स उनको दिए जाते हैं, इंसेंटिव मार्क्स, फिर उनकी मेरिट बनती है और फिर उनको जो है जो रैंकिंग बनती है उसके बेसिस पे सीट अलॉट होती है। बट अब ये चेंजेस देखने को मिल सकता है कि इस बार से एमडीएमएस में भी सीट्स को रिजर्व रखा जाए, कोटा प्रोवाइड किया जाए, इंसेंटिव इन सर्विस स्टूडेंट्स को, जिससे कि वो जो है वो काउंसलिंग वो जो है वो उनको सीट मिल सके और वो फिर आगे काउंसलिंग चल सके। तो यही बात है कि स्टेट्स चाह रहे हैं कि हमें स्कोर्स मिले, कि हम स्कोर्स के बेसिस पे फिर एक्स्ट्रा इंसेंटिव मार्क्स उनको दें और उसके बेसिस पे हम काउंसलिंग को स्टार्ट करें। बट एनएमसी का कहना है कि नहीं, हम स्कोर्स नहीं दे सकते, आपको जो है कोटा देनी होगी और कोटा जो है वो आप रिजर्व रखिए इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए और वो सीट्स जो है वो आप इन सर्विस कैंडिडेट्स को दीजिए। तो इन्हीं वजह से जो है वो काउंसलिंग रुकी हुई भी है, जिसमें हो सकता है स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगे। बट एक बार एमसीसी की तरफ से अगर काउंसलिंग की स्केड्यूल आ जाती है और काउंसलिंग की गाइडलाइंस आ जाती है तो स्टेट्स को भी अपनी स्टार्ट करनी ही पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक्सपेक्टेड चेंज इस बार हम लोग को देखने को मिल सकती है। ऑब्वियसली जब इंसेंटिव इन सर्विस कैंडिडेट को कोटा दिया जाएगा तो वो कोटा कहाँ से मिलेगी, ऑब्वियसली जो सीटें अवेलेबल है जिसके लिए आप सभी स्टूडेंट एलिजिबल हो उसमें से ही सीटें दी जाएगी। तो अगर सीट भी दी जाएगी उनको तो भी आपकी जो सीट्स होगी, आपके लिए जो सीट्स होगी वो कम होगी। तो फायदा नुकसान ऐसा कुछ नहीं है किसी भी स्टूडेंट का। हर दोनों ही केसेस में अगर उनको मार्क्स मिलते हैं तो उनका भी फायदा है, नुकसान उस टाइम में भी आपका है, और अगर उनको सीट मिलती है उस केस में भी उनके नुकसान के साथ उनका फायदा भी है और आपका नुकसान भी है। तो दोनों ही केस में ऐसा कुछ बहुत बड़ा चेंज आने बहुत बड़ी चेंजेस आने की जरूरत ये बात नहीं है। बट जो एक्सपेक्टेड रूल चेंज की एक्सपेक्टेशन हमने लगाई हुई है वो ये है कि हो सकता है कि डीएनबी एनबी डिप्लोमा की तरह एमडीएमएस में भी उनको कोटा दिया जाए, स्टेट कोटा काउंसलिंग में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।